हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर। आई होप आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। और इसी के साथ एक सवाल अभी भी लगातार बना हुआ है कि दिल्ली पुलिस की मेरिट लिस्ट कब आएगी। गाइस देखिए, एग्जैक्टली ये बात कोई भी नहीं जानता। अभी मैं भी एक कैंडिडेट की तरह वेट ही कर रही हूँ और कोई कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कब आएगी। सब बस अंदाज़ा लगा रहे हैं। हालांकि फिजिकल हुए हमारा जो 1 मंथ है वो 7 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जिस तरह से हर बार मेरिट लिस्ट आती है तो 1 महीने में आ जाती है। तो जो भी है अब हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा फ़िलहाल अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते वेट के अलावा। मैं भी वेट कर रही हूँ, आप भी कीजिए। इतने दिन वेट किया तो थोड़ा और सही, जैसे ही आती है मेरिट लिस्ट पता लग ही जाएगा। जो भी होना होगा वो होना ही। सो गाइज, इसके अलावा मेनली ये वीडियो रहने वाली है कि डीपी की प्रिपरेशन जो है वो कैसे शुरू करें। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरा आइडिया है ज़्यादातर बच्चे जो भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं वो अभी 18 से 20 साल की या 21 साल की एज के बीच के ही होते हैं मेनली, जिनको पता लगा होता है। और स्टार्टिंग में उनको ये समझ नहीं आता कि भाई कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या हमें चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मतलब गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे कि मैं भी अगर अपने बारे में कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी हर चीज़ के बारे में पता करने के लिए। हालांकि एक वो नहीं था कि कोई सीधा सीधा आके बता दे कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपका जानना ज़रूरी है और वो ये है, अगर आप डीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पहले तो अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि आपको यही प्रिपेयर करना है। अगर आप 4 चीज़ों में हाथ मारोगे तो फिर कोई चीज़ हाथ में नहीं आएगी। मैं करके देख चुकी हूँ, कुछ नहीं मिला। जब मैंने एक चीज़ के लिए पूरा डेडिकेटेड हो के प्रिपरेशन अपनी शुरू की तो मुझे जो है डेफिनेटली वो मिल गई। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका जैसे अभी आपने डीपी की प्रिपरेशन शुरू की उसके कुछ टाइम बाद CHSL निकल जाएगा, CGL निकल जाएगा, मतलब डगमगा रहे, एक किसी के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहे हैं। तो सेट योर गोल फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहला स्टेप होता है सेट योर गोल और उसी एक के लिए ही आपको तैयारी करनी है पूरी तरह से डेडिकेटेड होके। और इसमें अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने CPO के लिए ही तैयारी की थी, पूरे डेडिकेशन के साथ की थी। तो देखिए गाइस, 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आपका डेडिकेशन होना ज़रूरी है, दूसरा हार्डवर्क होना ज़रूरी है और थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है बॉस। तो डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। जो ये आपकी जो पूरा आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, उस वक्त आप एक डिसिप्लिन भी सीख रहे होते हो कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है इतने ही टाइम में। और इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत 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 ज़्यादा। इसके बारे में जितना मतलब बोलूँ मैं, जितना ज़ोर दूँ उतना कम है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मेन काम करता है आपके पूरी प्रिपरेशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अब इसके साथ साथ क्या, आप कंसिस्टेंसी के कहने का मतलब क्या कि अगर आप डेली 3 घंटे ही पढ़ रहे हो तो वो डेली पढ़ोगे आप, उतना डेली आपको देना ही है टाइम। ये नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया और कल पढ़ा ही नहीं। कंसिस्टेंसी से कहने का मतलब ये था कि आपको डेली रूटीन में होकर उतना करना पड़ेगा जितना आपने डिसाइड किया है। और इसके बाद जैसे ही आप अपना गोल सेट कर लेते हो, ये चारों चीज़ें माइंड में सेट कर लेते हो, उसके बाद आपको बिल्कुल डेफिनेट हो जाना है कि आप कर ही दोगे। और माइंड में कहीं से भी ये नहीं लाना, नेगेटिविटी नहीं लानी कि ये नहीं हो पाएगा। जहाँ पे 1% डाउट हुआ, समझ लो आपकी सारी प्रैक्टिस, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी चीज़ें, सब बेकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और ना कुछ हो पाएगा। तो 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने आप के ऊपर आपको कि यार ये नहीं हो पाएगा। तो अब ये कैसे हम डाउट को हटाएं। सबसे पहले आप अपना फॉर्टे देखिए, आप चीज़ें क्या कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ, मैंने CPO जो है वो क्यों चुना था अपनी प्रिपरेशन के लिए, बाकी एग्ज़ाम्स क्यों नहीं मैंने चूज़ किए, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इसकी सारी चीज़ें मैंने देख के की थी। लास्ट मोमेंट पे मेरे को किसी भी चीज़ में निकाला ना जाए, ये सारी चीज़ें आपको तय करनी है। जैसे अभी DP में भी काफ़ी बच्चे मेडिकल के लिए परेशान हो रहे हैं कि आइज़ का उनका है प्रॉब्लम या फिर जो भी प्रॉब्लम है। तो अभी परेशान आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ डेफिनेट नहीं की थी कि आपको DP ही लेना। ये था कि जो मर्जी एग्ज़ाम हम दे देते हैं, जो निकला उसके लिए कर लेंगे आगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो पूरा अपना देख लें कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि CPO में मेरे को पता था फर्स्ट टायर होगा, फिर एक फ़िज़िकल होने वाला और फिर सेकंड टायर होने वाला जो कम्प्लीटली इंग्लिश का होता है। तो टायर फर्स्ट ही मेरे लिए मेन चैलेंजिंग टास्क था जो कि मुझे करना था, क्योंकि उसके बाद की चीज़ें मुझे पता थी कि फ़िज़िकल मेरा फॉर्टे है, मैं कर लूँगी। और जो सेकंड एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड आता है, तो वो भी मैं कर लूँगी क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरा सब आप कह सकते हैं कि उसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था सबसे ज़्यादा। अगर तैयारी में कोई सब्जेक्ट था तो वो इंग्लिश था।
और एक रीजनिंग थी। तो सेकंड टायर में रीजनिंग तो आती नहीं है, और तो इंग्लिश आती है आपके, और इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अपने आप पर भरोसा था कि इंग्लिश का है पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पर देना है, तो मैं कर लूँगी। ये चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली थी। और इसके अलावा मैंने अपनी पूरी बॉडी को फिजिकली देख लिया था कि भाई कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो एट लास्ट मुझे पता मतलब ये चीज़ श्योर थी मैं इसके लिए कि अगर ये 3 स्टेप हो जाते तो मेडिकल में किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा पंगा नहीं होना है। फिलहाल बाकी के लिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो वैसे नॉर्मली सब ठीक ठाक है, आईज, नोज़, ईयर, सब कुछ। तो मैंने चीज़ें सारी देख ली थी। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सिलेबस आपको देखना है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वीक सेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी की पड़ेगी, आपको भी पता है। और जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि एटलीस्ट आपके 70% मार्क्स जो है वही कंटेन कर लें। तो गाइज़ अगर मैं इसमें अपना बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया था कि सीपीओ के एग्ज़ाम में जो है टायर फर्स्ट में ही मेरा चैलेंजिंग था और कुछ उसमें नहीं था। उसके अगर टायर फर्स्ट में निकल जाता तो फिर बाकी भी आराम से निकल जाते। तो अब इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और जीके हो गया है। और यही 4 सब्जेक्ट जो है मोस्टली सारे ही एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपको पता है। सीपीओ की तैयारी जो है आपकी सीजीएल लेवल की ही होती है। अगर आप सीपीओ की कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप सारे छोटे एग्जाम जो है वो दे सकते हो, इजीली निकल जाएंगे आपके। जैसे कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकल गया। फोकस बट मेरा किस पे था, सीपीओ पे ही था सिर्फ। मैंने अलग से कोई डीपी की पढ़ाई नहीं की थी कांस्टेबल की, क्योंकि अलग से पढ़ने वाला कुछ भी नहीं रहता। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बल्कि लेवल आपका अलग हो जाता है। जब आप हायर लेवल की तैयारी कर चुके हो तो लोअर लेवल आप इजीली निकाल दोगे। इस वजह से जो डीपी कांस्टेबल है वो मेरा इजीली निकल गया। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने देखा कि मेरे पास इंग्लिश और रीजनिंग जो ऐसा पोर्शन था जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, और इसके अलावा मैथ्स और जीके वेरी वेरी पुअर, जितना पुअर बोल सकते हो उतना ज़्यादा पुअर। तो स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, मेरा ये था कि मैथ्स मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें भाई, करोगे तभी होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं मैथ्स से बहुत ज़्यादा भागती थी कि मतलब आधा घंटे भी मुश्किल से बैठ गई तो हो गया, वरना नहीं हुआ। पहले फर्स्ट वीक में मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट जैसे कि मैंने बोला डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर कि आपको करके ही रहना है। तो मैंने सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाए मेरे जो मेरे को लगता था ऐसा कि हाँ चलो इसमें मैं थोड़ी देर तो बैठ जाऊँगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बैठने की भी आदत डालनी पड़ेगी, जिसको नहीं है। मेरे को बिल्कुल भी बैठने की आदत नहीं थी। मेरे पास्ट ईयर्स में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स भी नहीं रह चुके कि इतना लंबा लंबा बैठ के पढ़ाई करनी होती है। ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स थी मेरे पास 12th में, तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था, लोड नहीं था। तो मेरे को सबसे पहली बात तो बैठने की आदत ही नहीं थी, ठीक है। और सबसे पहला चैलेंजिंग काम मेरे लिए अपने आप को ये बनाना था कि मैं किस तरह से अपने आप को इतनी देर बिठा पाऊँ। तो मैंने मैथ्स में अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स में मैंने टॉपिक उठाया। हर हफ्ते के लिए मैं 2 टॉपिक उठाती थी, 2 टॉपिक उठाने और मुझे उनको पूरा करके ही रहना, ये बिल्कुल माइंड सेट करके रखती थी। अब चाहे मैं कैसे भी करके मुझे करना पड़े। तो गाइज इसमें हुआ क्या, 2 चैप्टर मैं उठाती थी। पहले मैंने जो है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर्स उठाए क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे ईजी लगे कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा। इसमें मैंने पूरी तरह से 1 हफ्ता अपने सिटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ किया है कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मेरे को मज़ा आएगा थोड़ा करने में, तो मैं थोड़ा और बैठूंगी, मुझे आदत होगी थोड़ा बैठने की, करने की, टिक के करने की। ठीक है, पहले दिन आधा घंटा बैठी लगातार, फिर दूसरे दिन 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस तरह से जो है इंक्रीज़ किया। बीच में अगर उठना भी होता था तो कभी पानी पीने कुछ खाने के लिए उठ गए, इसके अलावा फालतू नहीं उठना, मतलब तो ये होता था। तो पहले में इससे क्या हुआ, मेरा एक तो वो चैप्टर्स भी मेरे क्लियर हो गए जो मुझे करने थे, जो 2 चैप्टर्स मैंने उठाए थे। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये हो गई कि मेरा सिटिंग टाइम भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया इंटरेस्ट के साथ साथ। और गाइस जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आप बैठ ही नहीं पाओगे उसमें ज़्यादा देर तक वो पढ़ने के लिए। तो इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आपको चीज़ें समझ आएंगी। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनको मैथ्स समझ ही नहीं आती शुरू से, कहाँ से क्या स्टार्ट करें क्या नहीं करें। गाइस एक बार लेकर बैठ जाओ, आप बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाओ, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप क्वेश्चन करते जाओ, आपको हेल्प मिलती जाएगी वहाँ पे। जैसे कि जब मैं किरण से करती थी, प्रैक्टिस सेट लगाती थी, तो उसमें प्रैक्टिस सेट में ये था कि उसमें आपको सारे टाइप्स दे रखे होते हैं, टाइप 1 2 3 4 5 6। तो स्टार्टिंग के जो टाइप्स होते हैं वो ईजी ही होते हैं जनरली। तो जब वो मेरे होते गए तब जाके मेरे को डिफ़िकल्ट जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन होते थे वो भी लेने की आदत पड़ गई। ऐसा लगता था कि यार इसको कैसे छोड़ दें, इसको भी करके रहना है। और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मेरे को एक जगह से मिल गई हो, कई बार मैंने यूट्यूब से हेल्प ली,
और बहुत बार तो ऐसा होता था गूगल पे मेरे को क्वेश्चन डाल के सर्च करना पड़ता था इसका मेथड क्या होगा और मुझे ये कैसे मिले, मतलब किस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। 2-3 मेथड्स मिल जाते थे, जो भी सुटेबल लगता था वो मैं कर लेती थी। और गाइस मैं कोई एक फिक्स टीचर भी नहीं बता सकते, हर किसी को अलग अलग लोगों से समझ, मतलब टीचर से समझ आता है, तो ऐसा नहीं है जिनसे मुझे समझ आया उनसे आपको भी समझ आ जाए। तो आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी। अगर आप सबसे पहले आपने तैयारी करने की ठानी है तो ये तो आप मान के चलो मेहनत आपको ही पूरी करनी है, सारी की सारी, किसी पे भी आप डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई मुझे ये आके बता दे। ढूंढना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब से कई बार 2-2 घंटे आप वीडियो बैठ के देख लेते हो पर वो चीज़ नहीं मिलती है जो आप ढूंढ रहे हो। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ था जब मैं अपनी प्रिपरेशन करी थी, जिस क्वेश्चन के लिए मैंने वो पूरा चैप्टर खोला, जैसे टाइम एंड वर्क अगर मुझे सीखना था, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस खोली, तो जिस क्वेश्चन में मैं फंस रही थी ज़्यादातर, जो क्वेश्चन से पता चला वो उस वीडियो में मुझे मिले ही नहीं और मैं वेट करती रह गई, ऐसा भी हुआ था। बट हाँ, मिले ही नहीं इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे वो आपके वेस्ट हो गए, कुछ तो सीखा ना आपने उस वीडियो में, अलग तरह के क्वेश्चन सीखे होंगे बट सीखे होंगे। तो यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी यहाँ से कभी वहाँ से मेरे को समझ आती गई। मेन मोटा मैंने बेस बता दिया था आपको, मैथ्स में मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। राकेश यादव के नोट्स मेरे को अर्थमेटिक में बहुत हेल्प किए थे, और इसके अलावा जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाती थी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं किरण से लगाती थी। और बुक्स का अगर मैं बता दूँ, मैथ्स में मैंने राकेश यादव के अर्थमेटिक के लिए वो नोट्स रखे हुए थे, उनसे सारी चीज़ें सीखने के लिए कैसे क्या होता है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने किरण की बुक रखी हुई थी, मैंने किरण की फॉलो की थी, क्योंकि सारे सोल्यूशन पीछे दिए थे, आंसर पीछे दिए थे, तो आप फटाफट एक पूरा टाइप करो, उसके बाद सारे आंसर्स मैच कर लो, सही है कि नहीं है। जो नहीं मैच हो रहे हैं यानी जो सही नहीं हो रहे हैं उन पर सर्कल कर दो, और उनको आपको सैटरडे संडे दोबारा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सैटरडे संडे पूरा ही रिविजन का टाइम रहता था। एक हफ्ते को मैंने 5+2 डेज़ में डिवाइड कर रखा था। 5 डेज़ में अपना कंप्लीट करती थी जो मेरा टारगेट रहता था वीक का, और 2 डेज़ में कंप्लीट रिवीजन करती थी उनकी। एंड रिवीजन मस्ट, मैंने अपनी रिवीजन कैसे की थी मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स के फर्स्ट वीक मैंने प्रिपरेशन शुरू की, 2 चैप्टर्स टारगेट लगाए, 2 चैप्टर्स मेरे जैसे ही ख़त्म हो गए, सैटरडे संडे मैंने रिविजन की। फिर अगले हफ्ते दोबारा 2 नए चैप्टर मैंने चूज़ किए, पूरे 5 दिन उनकी प्रैक्टिस की। फिर सैटरडे संडे मैं उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो लगाती थी, साथ के साथ जो मैंने फर्स्ट वीक में मेरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़े थे उसकी रिवीजन में अगेन करती थी। इस तरह से अब 3rd वीक आएगा, 3rd वीक में मैं अगेन दोबारा फर्स्ट वीक वाले भी रिवीजन करूँगी, सेकंड वाले भी करूँगी, और जो 3rd वाले हैं वो तो करूँगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी ना क्वेश्चन के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। जब आप एक ही क्वेश्चन को हर बार रिवाइज करते रहते हो, आपको पता लग जाता है, समझ आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन होना है। मोस्ट प्रोबेबली 4th वीक आप शायद वो रिवीजन ना करो उसकी, क्योंकि आपको देखते ही पता लग जाएगा ये ऐसे ऐसे होना है, और आप उसका वर्बली आंसर बता देते हो। तो इस तरह से कुछ होता था प्रैक्टिस का। मुझे ये मेरा तरीका था और मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट मिला। आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये फॉलो अप कर सकते हो अपने बेसिस पे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश मैंने कहाँ से प्रिपेयर की थी। इंग्लिश गाइड मैंने अगर मैं बताऊँ ग्रामर के लिए जो था, मैंने नीतू सिंह मैम की बुक यूज़ की थी। उसमें 1 वर्ड फ्रेजेस, बाकी जितने भी ईडियम्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे लर्न की थी। अब इंग्लिश में भी सेम यही रहता था, मैं 2 चैप्टर एक साथ उठाती थी एक वीक के लिए कि ये मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं विद एक्सरसाइज, क्योंकि नीतू सिंह मैम की बुक में जो है पीछे एक्सरसाइज भी पूरी दी हुई है कि आप अपना देख सकते हो क्या है क्या नहीं है, क्या हिसाब है करने का। तो सारे मतलब उसमें टेस्ट भी हो जाता था मेरा साथ के साथ, और इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है मेरी इस तरह से लूसेंट से की है मैंने। इसके साथ साथ गाइस देखिए मैंने ग्रेड अप के मॉक टेस्ट ले रखे थे। अब मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं करने को, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इनकी क्विजेस मिल जाती हैं। जब आप ये डेली बेसिस पे करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो वर्ड्स देखने की आदत हो जाती है। तो होता क्या है कि जब आप वर्ड्स देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद आते रहते हैं, अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो इंग्लिश का मैंने क्विजेस खूब लगाई हैं, और साथ के साथ जो है नीतू सिंह मैम की बुक जो है वो मैंने 2 बार कंप्लीट की थी रिवाइज करके। तो इस तरह से मेरी जो इंग्लिश है वो और ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई थी। इसके अलावा जो है अगर जीके की आप मेरे से बात पूछो, जीके कहाँ से की, जीके के लिए गाइस मैंने एनसीईआरटी खूब पढ़ी हुई, इस वजह से नॉर्मल जीके जो था मेरे को बस जीके को मेमोराइज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाती थी। पता तो होता था इसका ये होगा, आंसर दिख जाए तो पता लग जाता था हाँ ये होगा, बट उसको याद रख पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मेरा वीक पोर्शन था जीके। तो इसके लिए यही कर सकते हैं, बार बार आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं। तो मैं बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करती थी। ग्रेड अप पे मॉक टेस्ट देती थी मैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ जो क्विजेज आते हैं टॉपिक वाइज, तो वो टॉपिक वाइज मैं क्या करती थी, एक टॉपिक पढ़ लिया। जैसे कि अगर मैं जीके में हिस्ट्री में शुरू कर रही हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने पढ़ा,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैं क्विज दे देती थी। उससे क्या होता था, चैप्टर क्लियर हो जाता था। अच्छा ये मेन क्वेश्चन है और ये इस तरह से जो है इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्विजेस देने के बाद जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। तो जीके के लिए मैंने ये किया। और करंट अफेयर्स के लिए गाइज मैं स्टडी आईक्यू को डेली फॉलो किया करती थी। स्टडी आईक्यू के साथ साथ मैंने हिस्ट्री के लिए और करंट अफेयर्स के लिए ही वरुण अवस्थी सर का चैनल है यूट्यूब का, उनको मैंने फॉलो किया था खूब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था उनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइज देखिए, किसी को भी आप जीके के लिए दोष नहीं दे सकते कि इनका कंटेंट खराब है, क्योंकि आपके पूरे नसीब पे डिपेंड है। आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितना आपको याद है, वो आपके एग्जाम में आया कि नहीं है, क्योंकि हर एक टीचर पूरी कोशिश करता है आपको वो सारी चीज़ें बताने की जिनसे आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा गाइज अब नेक्स्ट चीज़ क्या रह गई हमारे पास, रीजनिंग मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर के बारे में बताना था। कंप्यूटर आप किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कंप्यूटर की कहाँ से प्रैक्टिस की। देखिए, मैंने कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जो थोड़ी बहुत होती है वो तो पहले से ही थी। इसके अलावा जो लूसेंट में लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा था, बट वो कुछ काम आया नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें थी पर उसमें से भी क्वेश्चन कुछ आए नहीं थे जिस तरह के कांस्टेबल में आ रहे थे। कांस्टेबल में मुझे कंप्यूटर में हेल्प कैसे मिली थी, कंप्यूटर का जस्ट मैंने एक दिन पहले एनालिसिस देखा था एग्जामपुर का। उस पर जो मैम है कंप्यूटर पढ़ाती हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही कंप्यूटर है, तो अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैंने जस्ट एक दिन पहले कंप्यूटर के लिए एनालिसिस देखा था। एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन जो थे वो मुझे एग्जाम में देखने को मिल गए थे और मुझे बहुत हेल्प मिल गई थी। तो ये था कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के लिए आप उन मैम की वीडियो फॉलो कर सकते हो एग्जामपुर पे। इसके अलावा रीजनिंग का रह गया। रीजनिंग के लिए गाइज आप कोई सी भी प्रीवियस ईयर ले लो जिसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए हों। जैसे कि मैथ्स की आप किरण की लेते हो प्रीवियस ईयर, वैसे ही आपकी रीजनिंग की भी आती है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना शुरू करो और आपको इस तरह से जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। रिविजन पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ यहाँ पे। कंसिस्टेंसी जो है बना के रखो, डेली जितना पढ़ रहे हो उतना टाइम जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ साथ गाइस देखिए, हार्डवर्क आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर करता है। और मैं तो कहूँगी जो भी डीपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं वो अपना लेवल सीपीओ का बना के रखो, क्योंकि अगर आपकी एज कहीं ना कहीं 18 से 21 साल के बीच में है तो आप ज़्यादा अपना लेवल थोड़ा ऊपर रखोगे तो जाके आप नीचे की भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में बात हो रही है। जब आप एक लेवल अप की तैयारी करते हो तो नीचे के लेवल ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि मेरा हो गया, देखिए सीपीओ का चलो कोई बात नहीं, थोड़े मार्क्स से रह गया, बट डीपी में इतना अच्छा स्कोर भी तो हुआ ना उसकी जगह। क्यों हुआ अच्छा स्कोर? क्योंकि कहीं ना कहीं डीपी के लेवल की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी थी और सीपीओ में कुछ ना कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से जो वो था नहीं हो पाया। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ देखिए, अभी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, जिनका नाम नहीं आता उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौके मिलते रहेंगे, बस आपको अपनाने की ज़रूरत है उनको। तो गाइस देखिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिम्मत नहीं हारनी। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। 2021 पूरा प्रॉब्लम में ही गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को फेस करना बिल्कुल छोड़ दोगे और गिव अप कर दोगे। नो, यू कैन नॉट गिव अप। जो भी है एट लास्ट यही चीज़ें हैं, तो आपको बिल्कुल पकड़ के रखना है, प्रैक्टिस अपनी लेकर चलना है और आपको पे बैक ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा इस चीज़ का। इसके अलावा गाइस मैं आपसे बोलना चाहूँगी, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, किस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर तैयारी से रिलेटेड पूछना है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, या और कोई क्वेश्चन जो मैं बताना है जिसका जवाब देना भूल गई हूँ, तो आप ज़रूर वो कमेंट कर सकते हो मुझे। तो मैं कमेंट बॉक्स में सारे मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ के ऊपर जो है वो बना दूँगी, आप देख लेना। सो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कम्प्लीटली आपके कमेंट के बेस पर रहने वाली है। तो जितनी भी क्वेरीज हैं आप रख देना, मैं सबके आंसर्स जो हैं वो आपको कर दूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।